नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान कांग्रेस की स्थिति है, उसके लिए क्या नई तैयारियां कांग्रेस कर रही है। क्योंकि राजस्थान में लगातार कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई है तो लगातार प्रयास कर रही है। 2 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। भजनलाल सरकार के 2.5 साल भी अब करीब करीब पूरे होने आएंगे, 3 महीने 4 महीने बाद। अब विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी परीक्षा कांग्रेस और बीजेपी की होने वाली है, वो है जिला परिषद के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी एक पाबंद कर रखा है कि 15 अप्रैल से पहले पहले चुनाव कराने हैं। राजस्थान में कांग्रेस बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रही है। महानरेगा की एक लड़ाई है जिसके लेकर आज धरना दिया गया। उसमें रघुवीर जी मीणा, फतेह सिंह जी राठौड़, दरिया सिंह जी और बहुत से कांग्रेसी नेता कोर्ट चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे मौन व्रत किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आगे भी लगातार 15 दिन का इनका प्रोग्राम है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति उदयपुर के अंदर क्या है, और कांग्रेस के बारे में मेरे पास बात करने के लिए सबसे अच्छा जो इंसान या जो अच्छा नेता है वो है रघुवीर जी मीणा, जो कि सांसद रहे, विधायक रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे और पूर्व CWC मेंबर है और देहात, वर्तमान में देहात जो जिला कांग्रेस है उदयपुर की, उसके वो अध्यक्ष हैं। रघुवीर जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसे कांग्रेस उतरेगी, जबकि बाप और बीजेपी दोनों ने इस एरिया में आपस में एक नेक टू नेक फाइट पैदा कर रखी है, क्या सोचते हैं आप? पहले तो मुनि जी, आपके चैनल के थ्रू मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पधारे और संगठन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तैयारी निश्चित तौर पे पंचायत राज के और नगर निगम के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी अभी से हम कर रहे हैं। अभी हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मेहनत करके और इस देश भर में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का मिसयूज करके जिस तरह से नागरिकों के अधिकार छीन के और इनको बेदखल किया जा रहा है अधिकारों से, उसके बारे में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। उसके बारे में पूरे संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करके संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, उसके पहले PCC में कार्यक्रम हुआ है, आज हमारा मौन उपवास था और कल से लेकर 29 तारीख तक ग्राम पंचायतों में, वार्डों में, मंडलों में सब जगह ये नरेगा को लेके और लोगों में जन जागरण का कार्यक्रम है, जन जागरण करेंगे। हमारे कांग्रेस सरकार ने पिछले टेन्योर में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी हमारी UPA चेयरमैन थी, उनकी मेहनत से बहुत बारीकी से उन्होंने सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से, सभी राज्यों से चर्चा करके एक आम नागरिक को ये कानून बना के अधिकार दिया कि सरकार गांव में बैठे हुए गरीब आदमी को, जो नीडी है, वो शहर में नहीं जा सकता है। पलाया पलायन कैसे रोका जाए उसके बारे में गंभीरता से विचार करके गांवों के विकास को भी ध्यान में रखते हुए मां नरेगा का काम शुरू किया और अधिकार बना के कानून बना के अधिकार आम जनता को दिया। इसमें ये था कि साल में जब भी मजदूर ये चाहे कि मुझे काम की ज़रूरत है तो वो 16 नंबर फार्म भर के और जमा कराए और 15 दिन में सरकार उन्हें काम दे, और अगर काम नहीं मिला तो उसको भत्ता देने के का नियम था। उस कानून को बदल के अब राजनीतिक धर्म के नाम से बीजेपी करती है, उसमें राम जी का नाम डाल के और इस महात्मा गांधी जी के पवित्र नाम को बाहर किया और इस कानून को ही ख़त्म किया, नया कानून बना दिया। उसमें नाम
बीबी जी, राम जी, ऐसा कुछ नाम देके, और नाम तो दिया हो दिया, परंतु ये प्रोविजन कर दिया कि 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार देगी नरेगा में। और 125 दिन का नाम तो लिया है, परंतु एवरेज ये रहा है पूरे देश में कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी का जो प्रावधान था, उसमें भी एवरेज 45 दिन आया। तो आप 200 दिन के दो, 125 दिन के दो, 150 दिन के दो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जब ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। दूसरा, आज राज्य सरकारें ये इस इतनी कर्जे में है कि 40% नरेगा के लेबर कंपोनेंट का पैसा वो सहन नहीं कर पाएगी, वहन नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में काम सेंक्शन होंगे नहीं और लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, पलायन भी नहीं रुकेगा। इसके साथ ही पहले ये प्रोविजन था कि ग्राम सभा बैठ के साल भर का एजेंडा तैयार करती कि कितने काम, कौन कौन से काम सेंक्शन होंगे और कौन कौन से काम प्रायोरिटी से किए जाएंगे। उसके बाद वही सेंक्शन होते थे। परंतु अब गाँव से प्लान बना के और दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली वाले तय करेंगे कहाँ हमको वोट मिले, कहाँ नहीं मिले, कि किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है, कम काम हमको कहाँ देना है, कहाँ हमारा एमपी है, कहाँ एमएलए है। ये जो भेदभाव होगा, ये भेदभाव निश्चित तौर पे बड़ा दुखदायी होगा और हमारे जो नीडी लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा। सर, जो अभी बात चल रही थी, बाहर बैठे हुए थे लोग, आपसे मिलने आए थे बाहर के, उन्होंने ये बताया कि जो सीमाएं तय की गई है पंचायतों की, पंचायत समितियों की, उसमें काफ़ी बड़ा फर्क आ गया। उससे लोग बहुत ज़्यादा, आपके जो क्षेत्र है, जो चुनाव क्षेत्र, उसमें असर पड़ रहा है। क्या चीज़ है वो? देखो साहब, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ शासन है, ये लोग जनता के अधिकारों को और उनकी तकलीफों को तो दरकिनार करके अपना राज में आने का फॉर्मूला क्या हो सकता है वो अख्तियार कर रहे हैं। अभी वार्डों का गठन हुआ है, चाहे जिला परिषद वार्डों का गठन हुआ है, पंचायत समिति वार्डों का गठन हुआ है, उसमें यही किया है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग कितने भी हैं, 2-3 पंचायतें हैं, 4 पंचायतें, उनको मिक्स करके बड़ा वार्ड बना दिया। जैसे 10,000 का एक वार्ड बना दिया। बीजेपी आइडियोलॉजी के कस्बे हैं या अर्बन एरिया है, वहाँ पे एक कस्बे में चाहे 4,000 पॉपुलेशन है, चाहे 3500 पॉपुलेशन है, चाहे 3800 पॉपुलेशन, एक पंचायत समिति का की सीट बढ़ा दी। उससे क्या होगा कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मसूबे ये हैं कि हमारे आदमी ज़्यादा जीत जाएंगे और कांग्रेस के आदमी कम जीतेंगे या कम मेंबर होंगे, तो हमारे प्रधान बैठ जाएंगे और जिला प्रमुख बैठ जाएंगे, तो हमारा नीचे पंचायत राज में कब्जा हो जाएगा। इस नीयत से उन्होंने जनता के तकलीफों को दरकिनार करते हुए और इन्होंने वार्डों का गठन किया है। हमने बहुत कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपील की और अपीलें सुनी नहीं। इवन कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने यही कहा 15 अप्रैल के पहले चुनाव करा दीजिए, सारी बातें बाद में देखेंगे। और इन्होंने, अधिकारियों ने बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के दफ्तर में और उनके मर्जी के मुताबिक वार्डों का गठन किया है। हमारा सीधा सा आरोप ये है कि जनता के तकलीफों को उनके कंधे पे लाद के और ये पंचायत राज में कब्जा करना चाहते हैं। सर, वोट चोर गद्दी चोर एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश में चला, और एसआईआर की भी बात हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे एरिया में भी कुछ, क्योंकि अभी जब मैं कलेक्टर साहब ने जो वोटिंग के लिए जो हुई थी, तो उस समय पूछा था मैंने, उन्होंने कहा क्या किसी राजनीतिक दल ने आपके पास कोई एप्लीकेशन दी है, कोई दर्ज कराया है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ राजस्थान में कोई इफेक्ट है वोट चोर गद्दी चोर का? डॉक्टर साहब, बहुत कुछ ऐतराज़ किए हैं, बहुत कुछ कोशिश की है, जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल
किसी भी तरह से कोई बात सुनने को तैयार नहीं। खूब का इनको शासन में आने का एजेंडा है उनके पास। हम अभी हाल ही बिहार में जो चुनाव हुए, ये पूरे देश के सामने चुनाव का एक उदाहरण है कि वहाँ आचार संहिता लगने से एक दिन पहले तक आप 10,000 रुपये खाते में, महिलाओं के खाते में डाल रहे हो, तो ये सीधा सा वोट चोर का मामला बनता है। वोट चोर गद्दी चोर वाला नारा है, वो चरितार्थ तो इसलिए होता है कि आपने वोट लेने के लिए 4 साल 5 साल तक तो कोई कार्यक्रम चलाए नहीं, और लास्ट में एंड चुनाव वोट पड़ने से कुछ दिन पहले महिलाओं को ये झुंझुना पकड़ा दिया कि लखपति दीदी करके उनको उनके खाते में 10,000 रुपये डाल के सीधा साधा वोट खरीद के आपने शासन में आए और बहुमत में आए, और इतना प्रचुर बहुमत प्राप्त कर लिया कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। जबकि कितने 20 साल लगातार कई सालों से वहाँ बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। तो यहाँ भी ऐसा कैसा उदाहरण सब जगह, ये एमपी हो चाहे दूसरी जगह आने वाले समय में, ये राजस्थान में भी यही होना है, ऐसा मेरा अंदेशा है। परंतु राजस्थान की जनता समझ गई है। आज हम जहाँ बैठे थे वहाँ कुछ पुलिस के कर्मचारी आपस में चर्चा भी कर रहे थे कोर्ट चौराहे पर, अम्बेडकर चौराहे पे हाँ। कि हमने कई बार बीजेपी को वोट दिया, परंतु बीजेपी ने हम सबको परेशान कर दिया है। अब आने वाले समय में हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ऐसा लोग चर्चा करने लग गए हैं। तो जनता ने मन भी बना लिया है कि इतने जल्दी जनता से सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है, तो निश्चित तौर पे एक उदाहरण है। क्योंकि अमूमन होता ये है कि सरकार का अंतिम साल होता है, उसमें कुछ जनता का विरोध नजर आता है या परिवर्तन नजर आता है, पर यहाँ तो 2 साल में ही दिखने लग गया। तो आने वाले इनकम्बेंसी जो आती है वो लास्ट बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी लास्ट साल में दिखती है, परंतु यहाँ तो 2 साल में ही दिख गई। कर्मचारी हो, आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि शिक्षा के जगत में आप अच्छे नवाचार करके शिक्षा को ऊंचाई तक ले जाने की बात करें, बच्चों के अच्छे भविष्य की बात करें, कि आप तुगलक के आदेश फरमा रहे हैं कि टीचर है कुत्तों को भगाएंगे, कुत्ते पकड़ेंगे, हैं? ये काम, कुत्ते भगाने का काम प्रोफेसरों को लगाया कुत्तों के लिए। तो ये कॉलेज के प्रोफेसरों ये विवेकहीन फैसले हैं और बिना विवेक के सरकार चल रही है, और पर्ची की सरकार है, तो उसमें कोई काम वैसे ही होंगे। बिना अनुभव के लोग बिठा दिए और तर्कहीन बातें करने लगे और दिशाहीन काम चल रहा है। सर, एक जो बड़ी प्रॉब्लम उदयपुर में आ रही है, उदयपुर संभाग के अंदर बाप पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बाप और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बीच नेल फाइटिंग चल रही है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इन चुनावों के बीच में? जब तक कांग्रेस का जो देहात एरिया है वो गढ़ रहा है, कांग्रेस का बरसों तक गढ़ रहा है, मगर अब जबकि बाप वहाँ पे बहुत तेजी से आगे बात बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की उनसे लड़ाई चल रही है, किस रूप में आप देखते हैं इसको? मुनि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारी लड़ाई बाप पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से तो हम सावधान हैं, परंतु बाप पार्टी, चूँकि बाप पार्टी के वोट जो है कांग्रेस के वोट ही डिवाइड हुए हैं और वही वोट डाइवर्ट हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहेगी कि बाप पार्टी खड़ी रहे, उसको किसी भी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरनल सपोर्ट करें और कांग्रेस को कमज़ोर करें ताकि अपने आप वो जीत जाए। क्यों, कांग्रेस के दो फाड़ होने से, वोटों के 2 फाड़ होने से लॉस कांग्रेस को है और बीजेपी को फ़ायदा है। अर्बन एरिया में अमूमन ज़्यादातर वोट बीजेपी को मिलते हैं और ये चाहते हैं कि ट्राइबल एरिया में किसी तरह से डिवाइडेशन हो इनको वोटों का, तो बाप पार्टी ज़्यादा मजबूती से लड़े ताकि जीत तो नहीं सके, परंतु वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों का डिवाइडेशन हो सके। तो इस तरह से प्रयास है और निश्चित तौर पर हम भी प्रयास में हैं किसी तरह से हम इन वोटों को रोक सके, ट्राइबल वोटों को, और हमारे पक्ष में माहौल बना सकें। तो ये योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रचार प्रसार के माध्यम से कर सकते हैं। और युवा पीढ़ी जो है बाप पार्टी में जो लगी हुई है,
वो युवा पीढ़ी भावुक है। और ये 30 साल के अंदर अंदर 18 साल और 30 साल के बीच में जो काम करने वाले बच्चे हैं, ये कई तरह के भ्रामक बातों में आ जाते हैं। और भ्रामक बातों में आने के बाद वो निश्चित तौर पे यूनाइटेड होके और बुजुर्गों पर दबाव बनाते हैं कि अपने बाप पार्टी को, अपने समाज की पार्टी है, इसको जिताना है। ऐसा करके वो वोटों का बंटवारा करते हैं। तो हम प्रयास में हैं कि किसी तरह से हम युवाओं को गुड फेथ में लेके, उनको समझा के और हमारे पक्ष में करने की कोशिश करें। और कौन से मुद्दे हैं जो जो आने वाले समय में कांग्रेस नीचे तक लेके जाएगी, जिससे कि ये जो चुनाव है आपके नगर निकायों के, जिला परिषदों के और पंचायतों के, उसके अंदर अपनी सत्ता को पुनः वो जो हुई है उसको कायम कर सके? देखो, मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे उसमें? देखो, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज ये रोजगार का अधिकार छीन लिया है सरकार ने। तो इसको वापस बहाल करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये कहेंगे कि केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी कभी, तो निश्चित तौर पे हम मजदूरी जो है, वेजेज जो है, 400 रुपये करने की मांग करेंगे। जी। और आज जो 245 रुपये है उसको 400 रुपये करने की मांग करेंगे और प्रयास करेंगे। और शासन अगर हमारा होगा तो कराएंगे भी सही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी नाकामी और जो जनता की कल्याणकारी योजना थी, उन योजनाओं को एक एक करके बंद कर रहे हैं। चाहे हेल्थ के क्षेत्र में देखो आप, हेल्थ में जी अशोक गहलोत सरकार ने जितनी अच्छी अच्छी योजना बनाई थी, जो काम किए थे, उन सब काम को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। और पेंशनें नहीं आ रही हैं, लेबर का पेमेंट नहीं हो रहा है, कार्यकरों का पेमेंट 1.5 साल से नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के शासन में जो काम सेंक्शन हुए थे वो आज 2-2 साल, 2.5 साल होने आ गए, तब भी स्टार्ट नहीं हुए या अधूरे छोड़ दिए। तो सरकार किसी भी तरह से पैसा खर्च नहीं कर रही है और काम कर भी नहीं रही है। और कोई सरकार के पास विजन नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम प्रचार प्रसार के जरिए इनकेश कराएंगे, वोट में हम तब्दील कराएंगे। ऐसा हमारा प्लान है। ये थे रघुवीर जी मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, कांग्रेस आगे क्या मुद्दे लेकर जाने वाली है। मनरेगा उनके टॉप पर है एजेंडे में, क्योंकि मनरेगा से रघुवीर जी ने बताया कि महंगाई बढ़ेगी, दूसरा बेरोजगारी बढ़ेगी और अराजकता की स्थिति भी गांव के अंदर पैदा होगी। और जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसको लेकर के बताया। बाप और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उन्होंने अपनी स्थिति को क्लियर किया। हम इनसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। रघुवीर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।